Hello everyone, I am Dr. Vijay Chawla, Assistant Professor of Mathematics, महाराज अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। हमने लास्ट लेक्चर से शुरू करा था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक, जिसमें बताया गया था पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंस दोनों का बताया था हेल्प ऑफ एग्जांपल, जिसमें क्लियर करा गया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल की डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कैसे मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है, और उसी क्वेश्चन को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से करा था। तब हमने देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इतना बनता है, वहां से क्लियर हो गया था कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। फिर इसके ऊपर बेस्ड हमने 2 या 3 क्वेश्चन भी करे थे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होते हैं। उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था A = P1 + R/100 होल रेज़ टू पावर t। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था अमाउंट का। CI हमने क्या लिखा था, दैट इज A - P। तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई, हमने A की वैल्यू यहाँ लिख के कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताया था मैंने आपको कि कैसे बनता है। फर्दर अब हमारा हर टाइम फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें फर्दर अलग अलग चीजें हो सकती हैं कई बार। फर्स्ट केस अभी बताता हूं, इसमें अलग अलग चीजें। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, ये थोड़ी समझने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो कह देगा कि पहले साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, सेकंड ईयर के लिए 3% है, नेक्स्ट ईयर के लिए 4% है, तो कैलकुलेट करो अमाउंट कितना होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब देखें, मैंने मान लिया लेट R1 बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे इकट्ठा कर लें, R1 R2 एंड R3 are respectively the rate of interest for first year, second year एंड थर्ड ईयर। मैंने मान लिया कि रिस्पेक्टिवली आर ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसका है, फर्स्ट ईयर का, R2 किसका है, सेकंड ईयर का, R3 किसका मान लिया मैंने, थर्ड ईयर का। उस केस में आपका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, A = P1 + R/100 रेज़ टू पावर 1। मान लो मैं 3 ही साल की बात करता हूं, थर्ड ईयर लिखने मैं 3 ही साल की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि R1 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए है, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेकंड ईयर के लिए है, R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने के लिए, थर्ड ईयर के लिए। तो पावर क्या आएगी, 3 ही तो आएगी, बट तीनों अलग अलग आएगी, क्योंकि एक पावर किसके लिए आएगी, R1 के लिए, नेक्स्ट पावर किसके लिए आएगी, R2 के लिए एक पावर, और नेक्स्ट पावर किसके लिए आएगी, R3 के लिए। क्लियर हो गया होगा देखिए, क्योंकि मेरे को 3 साल की बात करनी है, मैं डायरेक्ट 3 पावर नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि क्या चीज है इसमें, उसने बताया हुआ है कि R1 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए है, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए है, और R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए है। अब डिस्कस तो तीनों सालों का हो गया, एक पावर ये आ गई, एक पावर ये आ गई, एक पावर ये आ गई, कि किसका डिस्कस हो गया, तीनों सालों का इसमें डिस्कस हो गया। बट क्या हुआ, अलग अलग हो गया। कई बार आप देखोगे एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स R1 एंड फॉर द थर्ड ईयर R2। तब हम क्या करते, मान लो 2 सालों के लिए तो सेम होता है, इसमें लिख के बता देता हूं, साफ कर देंगे वो। मान लो 2 सालों के लिए तो कहते हैं सेम है, थर्ड ईयर के लिए क्या कहता अलग है, तो हमारा ये बन जाता है। ये साफ कर दूंगा मैंने, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट आपको बताया है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन है आपका कि 2 साल के लिए सेम है, बात 3 साल की करेगा। जैसे मैंने अभी तीनों साल में अलग अलग होते हैं, उसका मैंने ऊपर लिख दिया, लेट R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 + R1/100, R2/100 एंड R3/100। आपका क्लियर हो गया। अब वो एक ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको जिसमें लिखा होगा कि 2 सालों के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 तो मैंने लिखा मान लो 2% कह देगा, और तीसरे साल के लिए 3% है, तो हमारा बेसिक क्या बन जाएगा, 2 साल के लिए सेम है तो पावर 2, थर्ड ईयर के लिए अलग है तो पावर 1।
ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगी। अच्छा इसमें मत कंफ्यूज होना, चाहे ए कुछ भी चेंज होता रहे, सी आई को अल्टीमेट क्या रहेगा, ए माइनस पी, ए चेंज होगा, ए हमने चेंज कर दिया, पी जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो वहां से तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही बचेगा, वो किसी भी फॉर्म में निकले। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कैसे करना है। एक लॉग और एंटी लॉग बताना है आपको, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन के लिए हम वही यूज करेंगे। पहले इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। A man deposit, question number 1, a man deposit rate 8,000 in a bank for 3 years। किसी ने 3,000 पे बैंक में 3 साल के लिए 8,000 पे 3 साल के लिए डिपॉजिट करे। फाइंड द अमाउंट, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आसान भी लगेंगे, थोड़ा लिखना लेंथी होता है स्टेटमेंट इसकी। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स if he got compound interest 5% for the first year, नेक्स्ट करेंगे तो 4% for the second year, 4% for the second year and 3% for the third year, 3% and 3% for the third year। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना है आफ्टर 3 इयर्स के बाद, जबकि किसी ने क्या करा 8,000 पे, ए मैन डिपॉजिट रेट 8,000 इन ए बैंक फॉर 3 इयर्स। किसी ने क्या करा 8,000 पे 3 साल के लिए डिपॉजिट करे। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स इफ ही गॉट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% for the second year and 3% for the third year। हमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंस rate of interest is different for different years, therefore we use the formula A is equal to P1 plus R1 लिखना चाहे फिर आपको कन्वेंशन करना पड़ेगा, let R1 be the rate of interest for the first year, R2 be the rate of interest for the second year, R3 be the rate of interest for the third year। नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है। अब देखेंगे P हमारे पास क्या है, 8,000 जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करा। R1 क्या है हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए 5%, R2 क्या है सेकंड ईयर के लिए 4% और R3 क्या है थर्ड ईयर के लिए कितने परसेंट है 3%। अब बात करें तो क्या बन जाएगा, A किसके इक्वल आ जाएगा 8,000 1 प्लस 5/100 फिर 1 प्लस 4/100 1 प्लस 3/100। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, बीकॉम में कर सकते हैं इसको। 8,000 ये क्या बनेगा 1 प्लस
1/20, पहले भी बता चुका हूं, 1 प्लस 1/20, 20 प्लस 1 21/20, 21/20 इंटू ये क्या आएगा 1 प्लस 1/25, 25 प्लस 1 26/25, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये क्या बनेगा 100 प्लस 3 103/100। अब जो होता है कैंसिल काट दे, नहीं तो डायरेक्ट उससे कर ले, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है उससे कर सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेटर से करेंगे तो देख सकते हैं ये बन जाएगा 8998.08। कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 25 करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 8998.08। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट, अमाउंट की बात करके चले थे ना, अमाउंट हमारे पास क्या आ गया 8998.08। अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है a माइनस p, a क्या हमारे पास 8998.08 माइनस p, p क्या था हमारे पास 8000, तो ये क्या बनेगा 998.08। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था। अभी आपको इसके ऊपर बेस्ड पहले फॉर्मूला बताया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए अलग अलग हो तो हम हर साल का अलग कर सकते हैं। एग्जांपल में आपको बताया मुझे ऐसा भी हो सकता है 2 साल के लिए सेम हो, तीसरे के लिए अलग हो तो 2 साल की सेम पावर यूज कर लेंगे, तीसरे के लिए अलग कर लेंगे। तो तीनों साल का अलग था। फॉर्मूला क्या होता है p into 1 plus r1/100, r1 plus r2/100 and 1 plus r3/100। अब देखिए यहाँ वैल्यू रखी क्योंकि जो साल का इंटरेस्ट है कैंसिल होने के बाद आपका क्या बच गया 8998.08। अब 8998.08 है तो इसमें क्या है, ये आपका अमाउंट था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है दैट इज a माइनस p, a आपके पास ये आ गया, p उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बच गया 998.08। तो अमाउंट आपका ये आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये आ गया। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। एक आधा क्वेश्चन आपको दे भी दिया जाएगा, कुछ बुक से ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं फर्दर दूसरे वाले केस का। केस एक आपको इंटरेस्ट वाला फर्स्ट केस बता दिया था कि हर साल का अलग अलग होगा। व्हेन टाइम इज नॉट एग्जैक्ट नंबर, टाइम इज नॉट एग्जैक्ट नंबर। ये भी आपको एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगा कि क्या करना है हमें। टाइम इज नॉट एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स, हमें क्या है देखिए कई बार क्या होता है आप देखेंगे हमें अभी तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फ्रैक्शन वाला एक केस दिया भी था 7/2 वाला, अगर जो पिछला लेक्चर देखा हो उसमें दिया था। पर सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे पास क्या होता है p into r into t होता है, वो हो जाता है। जब पावर में t आएगा और वो फ्रैक्शन में होगा तब हम उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है देखिए आपका जनरल फॉर्मूला यही होता है v नोट एट क्या होता है a is equal to p 1 plus r/100 raised to power t। t हमारे पास 3 होगा 4 होगा तो हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन होगा तब कैसे करेंगे, ये मैंने ऊपर वही लिखा है v नोट एट t। मैं इसी का एग्जांपल लेके चलूंगा मान लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट t is equal to this, आपको ये इसकी हेल्प से समझाऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं। व्हेन मैंने एग्जांपल ले लिया लेट t is equal to this, तब आप क्या करेंगे एक बार इसको समझ ले ध्यान से। 1 प्लस r/100 ये इसका कंप्लीट पार्ट विच इज इक्वल टू 2। अब देखेंगे क्या हो गया, ये आपने सबसे पहले ये देखो जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगी उसमें आपको क्या गिवन होगा, इस टाइप की होगी या इस टाइप की होगी या इस टाइप की कुछ भी होगी, फ्रैक्शन में गिवन होगा। तो
तो आप क्या करेंगे, उसका जरूर आपके पास एक कंप्लीट पार्ट होगा, वो आपका यहां आ जाएगा। इनटू फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, 1 प्लस r इंटू 1/3, ये ऐसे यहां कंप्लीट करके बताता हूं। वहां f पार्ट लिखा हुआ है, मैं f ये नहीं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था, वैसे तो यहां r f होता है, r f का मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है, 1/3। 1 r f लिखता तो आप ऐसे लिखता ना, मैं r f, r f का मतलब क्या है, फ्रैक्शन पार्ट, तो क्या हो जाता आपका r/3। 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो r/3 इंटू 100, ये मैंने यहां पे कंबाइन करके लिख दिया। देखें एक बार दोबारा, हमें t हो सकता है कभी फ्रैक्शन में गिवन हो, फ्रैक्शन में गिवन हो मींस इस बार मैंने एग्जांपल ले लिया कि मान लो इस टाइप में आपको फ्रैक्शन में गिवन है 2 1/3, ऐसे लिखते नहीं क्या, इसका जो मीनिंग लेते हैं, 2 को 3 से करते हैं, ये ऐड करते हैं 7/3, या ये, तो हमने क्या लिखना है, उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। ये आपके पास क्या होगा, कंप्लीट पार्ट, ये होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, तो कंप्लीट पार्ट को आपका यहां आ जाएगा ये t। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन पार्ट के लिए, 1 प्लस rf/100, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस rf/100। हमारे केस में वो क्या बनेगा, f क्या है 1/3 और 100 ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस r/300, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शनल के लिए क्या करना है, पहले में आपने फुल मतलब उसका जो कंप्लीट पार्ट है, सेकंड में हमने उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लेना मल्टीप्लाई में, rf f हमारा क्या था 1/3, तो r/3 आ गया इनटू 100 ऑलरेडी था, तो r/300 हो जाएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ताकि कांसेप्ट क्लियर हो जाए कहना क्या चाह रहा था। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। Find the compound interest, question number 2. Find the compound interest. Find the compound interest. Find the compound interest on rate 15,000 at 10% per annual for देखिए, अब इसी टाइप का आपको एक एग्जांपल देके मैंने बताया है, तो क्या करेंगे इसमें, since time is in fraction, since given time is fraction in years, ये लिखेंगे ना, गिवन टाइम क्या है हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में इन इयर्स में, तो अब आप देखेंगे क्या लिखेंगे, वी यूज द फॉर्मूला या देयरफॉर वी यूज द फॉर्मूला, वी यूज द फ्लोइंग फॉर्मूला, we use the flowing formula, क्या आएगा वो, a पूरा भी लिख सकते हैं, p 1 प्लस r/100, यहां क्या लिखोगे, n लिख ले, जो उसका नेचुरल नंबर हो गया, कंप्लीट पार्ट होगा, 1 प्लस rf/100, ये बताया था, क्योंकि n मैंने लिखा जो कंप्लीट के लिए था, f हमारा फ्रैक्शन के लिए था। अब हमारे केस में क्या होगा, p क्या है हमारे पास 15,000, r क्या है 10%, अब देखेंगे तो n क्या है, n की बात करें, n क्या बनेगा, क्योंकि t की बात करें तो t हमारे पास क्या है, देखने दो 2 1/3, अब t में से हमें तो क्या चाहिए, n और f, n देखेंगे क्या बनेगा, दैट इज 2 एंड f क्या आएगा 1/3। अभी जब इसका एग्जांपल दिया वहां भी क्लियर करा गया ताकि कोई डाउट ना रहे। तो अब क्या बन जाएगा, a किसके इक्वल हो जाएगा 15,000, 1 प्लस r, r क्या हमारा 10/100,
रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि n जो नेचुरल नंबर है वो इसका कंप्लीट पार्ट है, 1 प्लस r 10, f क्या है 1/3 और 100। ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों डायरेक्ट 300 लिख सकते हैं। क्यों, कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा ना, पहले भी आपको बता चुका हूं, ये तो आपको ऑलरेडी है, इनटू f का क्या आएगा 1/3, तो ये क्या बनेगा 10/300। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अलग से बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अब देखेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये जीरो कैंसिल, 15,000। अब ये देखेंगे तो क्या बनेगा 11/10, क्योंकि 10 प्लस 1 11/10, ये कैंसिल, ये क्या बनेगा 31/10। मल्टीप्लाई डालना है तो डाल दे, नहीं तो इसका मतलब क्या है ऑलरेडी, इसका खुद का मतलब ही क्या है मल्टीप्लाई है, तभी ये उस फॉर्म में दिया हुआ है कि ये मल्टीप्लाई में है। अब ये क्या बनेगा आपका, देखिए 15,000 इंटू 1010 तो 15,000 की जगह 150 हो गया, इंटू 11 इंटू 31, ये बन आपका 18,755। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। ये आपका क्या हो गया अमाउंट, क्या पूछा हुआ था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट आपका ये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज a माइनस p, a क्या आ गया आपका 18,755 माइनस p 15,000, तो ये क्या बन जाएगा 3,755 या 3,755। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बताया भी था ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला होता है जब फ्रैक्शन नंबर, जब टाइम इन गिवन, टाइम फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो, ईयर्स है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो, तो हमें क्या करना है n और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने आपको बताया था n उसका कंप्लीट पार्ट दैट इज नेचुरल नंबर 2 और फ्रैक्शन पार्ट उसका ये वाला जो 7 पार्ट गिवन होगा 1/3, उसको ही हमने यहाँ यूज करके ये आपके पास अमाउंट आ गया। अमाउंट निकालने के बाद मेरे को चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है a माइनस p, तो आपको वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे तो बड़ा इजी रहेगा आपके लिए इसमें करना। एक आपको लॉग और एंटी लॉग थोड़ा बता देता हूँ कैसे देखते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा इशू रहेगा लॉग और एंटी लॉग देखना। उसके लिए बुक आपके पास होना जरूर होता है, तभी देख पाएंगे लॉग और एंटी लॉग कैसे करते हैं। एक या दो टर्म आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे देखते हैं। लॉग का इस लेक्चर में बता देते हैं, एंटी लॉग का फिर डिस्कस कर लेंगे जब लॉग वाला क्लियर भी हो जाएगा। कोई भी टर्म लेके चल सकते हैं, मान लो लेट हमें लॉग ऑफ ये देखना है, मान लो मैंने जनरल सी कोई भी टर्म उठा लो 2561, मान लो मेरे को इसकी वैल्यू देखनी है लॉग में 2561। कोई भी बुक देखेंगे लास्ट में, जो मैथ्स की बुक होगी जिसमें इस टाइप का सिलेबस होगा, उसमें लास्ट में एक चैप्टर जरूर होगा लॉगरिथमिक के नाम से, लॉगरिथम के नाम से एक चैप्टर होगा। अब मेरे को कोई भी जनरल नंबर का लॉग देखना है तो मैं क्या करूंगा, ये 2 डिजिट से स्टार्ट होगा, बेस 10 होता है 2 डिजिट से स्टार्ट होता है आपका, मतलब वहां पे बेस 10 मींस 10 से शुरू होगा एंड 99 तक होगा। हमने क्या करना है, शुरू की 2 डिजिट उठानी है, कोई भी 2 डिजिट होंगी वो उठाएंगे। शुरू की 2 डिजिट क्या है 25। आप कोई भी बुक उठाएंगे लेफ्ट साइड में देखेंगे 25 आपका 10 से शुरू होकर 25 तक जाएंगे, नीचे 25 गिवन होगा। फिर 25 के सामने हमारे पास 2 डिजिट है 6 एंड 1, तो दोनों में देखेंगे, पहले 25 का 6 में फिर 1 में देखेंगे, दोबारा 1 में नहीं देखना, 1 में हमारा आगे मीन डिफरेंस गिवन होगा। देखें एक बार जब बुक आपके सामने होगी तो क्लियर भी हो जाएगा। शुरू की 2 डिजिट उठाएंगे, मैंने उठाई 25 का आप किसमें देखेंगे 6 में, बुक जब उठाएंगे 25 के सामने ऊपर देखेंगे 6 लिखा हुआ है तो 4082 अब हम करेंगे क्या, 4082 आ गया, आगे 1, ऐसे ही 25 के आगे जाते जाएंगे। आपने 6 में तो देख लिया, आगे देखेंगे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस आपने किस में देखना है 1 में, ऊपर देखेंगे मीन डिफरेंस का 1 से लेके 9 तक है, हमें 1 में चाहिए, तो 1 के सामने देखेंगे तो 2 है, 1 के सामने देखेंगे तो 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 4084। फिर देखिए हमने क्या करना है, इसमें मेन पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट कैसे लगाएंगे, ये डिजिट गिन लेंगे 1
2 3 4, 1 2 3 4 जितनी भी डिजिट होंगी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख देंगे। जितनी भी डिजिट होंगी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके हमने यहां लिख देना है। देखिए कैसे देखा, शुरू की 2 डिजिट उठा लेंगे, जैसे इसमें 25 है मैंने उठाई, 25 का आप 6 में देखेंगे, 25 का 6 में देखेंगे तो आप देखिए 4082 आ रहा है। फिर आगे 1 है, वो मीन डिफरेंस में देखेंगे, इसी की लाइन में चलते रहेंगे, आगे जाके मीन डिफरेंस 1 से 9 तक गिवन है, हमें 1 में देखना है तो 1 में 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4084 आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट कैसे होता है, ये डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 मींस जितनी भी डिजिट है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके हमें यहां लिख देनी है। सेकंडली आगे बताता हूं, अभी इसी को फर्दर लेके चलते हैं क्योंकि पॉइंट्स भी आएंगे आपके पास। मान लो मेरे को इसका देखना है, मान लो मेरे को इसका देखना है 256.1 का 0.1। अब देखेंगे वैसे ही 25 का 6 में 1 में वही आएगा आपका 4082 एंड 4084 ही आएगा। अब मेरे को डिफरेंस कहां देखना है, मैंने यहां तो देखिए 4 डिजिट थे, मैंने एक डिजिट घटा के लिख दिया। हमने पॉइंट्स, क्योंकि यहां तो पॉइंट था ही नहीं, इसके बाद पॉइंट लगाते थे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे पॉइंट से इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 माइनस 1 2। हमने ये पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से इधर वाले डिजिट देखने थे, वहां डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो डेसिमल पॉइंट जहां नहीं होता बाद में लगा ले, मतलब लगाए या ना लगाए क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट के बाद जीरो लगाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने डेसिमल से इधर देखा, कितने नंबर है 1 2 3, 3 माइनस 1 2। ऐसे मेरे को इसका मान लो लोग देखना है 25.61। अब मेरे को लोग देखना है, किसका देखूंगा, ऐसे ही देखेंगे 25 का 6 है 1 में, ये मैंने आपको बता दिया कि यही आएगा। अब पॉइंट से इधर कितनी डिजिट है 2, 2 माइनस 1 1। ऐसे ही मान लो मेरे को इसका देखना है 2.561, इसका भी ऐसे देखेंगे, कभी 2.5 का देखने रहे, पॉइंट कोई मैटर नहीं करेगा, पॉइंट सिर्फ ये नंबर लगाने में मैटर करेगा। आपने वैसे ही देखना है 25 का 6 में और 1 में, वो आपको पता है आपका 4084 आ रहा है। अब पॉइंट से इधर कितनी डिजिट है 1, 1 माइनस 1 0। अब यहां कभी आपको 0 पॉइंट में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो उसका फर्दर केस है, अलग करेंगे। मैंने आपको एक पॉइंट तक भी बता दिया कि लास्ट पॉइंट तक हम कैसे करेंगे। अब फर्दर एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, ये मान लो log 2 की वैल्यू कैसे देखेंगे। अब log 2 भी तो आ सकता है, log 2 की वैल्यू कैसे देखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब देखो मैं मान लो मैं 2 के बाद ये लगा दूं 2.000, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं ना, लगाते रहे जीरो, जितना नीचे आएगा इतना मल्टीप्लाई में आगे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमने क्या है 2 log 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये तो लिख सकता हूं ना log 2.0000। अभी मैंने यहां ये बताया तो है कि पॉइंट को तो हमने मैटर करना ही नहीं है, हमें पता है कि log 2 डिजिट से गिवन है, तो हम कैसे देखेंगे इसका 20 का 0 में फिर 0 में, 20 का 0 में फिर 0 में, 20 का 0 में देखेंगे तो आप ये आ रहा है 3010। अभी मैंने ये बता दिया कि log 2 देखना है तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है 20 का 0 में देखेंगे, 20 का 0 में आपका ये आ रहा है। अब पॉइंट से इधर कितनी डिजिट है, पॉइंट से इधर तो एक ही डिजिट है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। क्लियर हो गया होगा। ऐसे मान लो मेरे को 3 का देखना है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3.0000। तो 3.000 का मतलब क्या है 30 का 0 में, तो देखिए 30 का 0 में क्या आ रहा है 4771। डिजिट कितनी है पॉइंट से इधर 1 1 माइनस 0, क्योंकि मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूं ना 3.0000, कितने भी जीरो लगाते हैं 30 का 0 में 0 में देखेंगे तो 0.4771। अब एक भी और बात आती है माइंड में कि मान लो मैं, चलो फिर आगे जब एंटी लॉग बताऊंगा उसमें वो चीज बताऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। अब मान लो मेरे को ये देखना है log 256 का देखना है, तो कैसे देखूंगा 256 का मतलब क्या है 25 का 6 में, जैसा कि हमने देखा क्या आ रहा है 4082। अब उसमें 4 डिजिट की जरूरी नहीं 4 डिजिट ही हो,
अब 256 का मतलब है मैंने 2 डिजिट उठानी है, जस्ट उसका थर्ड में देखना है। अगर जो 4 डिजिट है ही नहीं तो मैं मीन डिफरेंस नहीं देखूंगा, सिर्फ मैं क्या देखूंगा 25 का 6 में, वो आपको पता है 4082 आ रहा है। डिजिट कितनी है 1 2 3, 3 माइनस 1 2। आप मान लो मेरे को इसका देखना होता 25.6 का, तो 25 का 6 में आपको पता है 4082, डिजिट कितनी है पॉइंट से इधर 2 2 माइनस 1 1। अब एक चलो वो चीज जो बताने लगा था यहां बता देता हूं, 2 पॉइंट मान लो ये देखना होता आपने 618 का मेरे को लोग देखना होता। अब आप क्या करते 25 का 6 में तो आप देख लेंगे, उसके बाद मीन डिफरेंस 1 में भी आपने देख लिया। अब इस 8 का मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ज्यादा लोग कहां तक देख सकता हूं 2 डिजिट उठा के उसका थर्ड में देख सकता हूं और फोर्थ में मीन डिफरेंस में देख सकता हूं, उसके बाद तो नहीं देख सकता। आपने क्या चीज ध्यान देनी है, मान लो मेरे पास 5 डिजिट आ गई, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ये आ गई। अब देखें मेरे को 4 डिजिट तक का मैं देख सकता हूं 25 का 6 में और 1 में। 8 का मैं क्या करूं, आपने क्या करना है, जब ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो तो एक इसमें बढ़ा दो, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर जो ये 4 होता है यहाँ पे तो जस्ट हम क्या देखते 25 का 6 में और 1 में देखते, 4 को हम छोड़ देते। अब ये 5 या 5 से ज्यादा है तो आप इसको क्या लिखोगे 2562। अब हम देखेंगे 25 का 6 में और 2 में, मींस इसकी जगह आप क्या देखोगे log ऑफ 2562। अब हम देखेंगे 25 का 6 में, 25 का 6 में आपको पता है क्या आता है 4082। अब आगे किसमें देखेंगे मीन डिफरेंस 2 में, वो 3 है तो 4085, ये फालतू वाला अलग करते जो आपको समझाया 4085। अब डिजिट कितनी है 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है समझाने वाला, एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं। देखिए मान लो 5 डिजिट है, आपको लोग देखना है, तो मैं 5 का कैसे देखूंगा, मैं 2 सेकंड का थर्ड में और फिर मीन डिफरेंस में तो देख सकता हूं, मतलब 4 डिजिट तक तो देख सकता हूं, 5वें में मुझे नहीं पता क्या करना है। तो मैंने आपको बताया अगर जो 5वीं डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो एक डिजिट यहां पे बढ़ा दें, वो 5 से कम है तो उसको एज इट इज छोड़ दें, हम सिर्फ 4 डिजिट तक का देखेंगे। अगर जो 5 या 5 से ज्यादा है तो एक यहां पे बढ़ा के उसको फिर भी छोड़ दें, क्योंकि 4 डिजिट तक का हमें देखना आता है। अब ये लॉग का आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया गया, फर्दर लेक्चर आएगा तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और एक एंटी लॉग आपको देखना बताया जाएगा। ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी, एक बार अच्छे से ये लेक्चर में स्टडी कर ले। किसी को कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकता है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा। आपको एग्जांपल लेके इसीलिए करवाया गया ताकि लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।